लास्ट क्लास के अंदर हमने 10 पॉइंट पढ़ लिए थे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस शॉर्ट में डिसअलाउड होते हैं। देखो डिटेल में मैं सीएमए वालों के लिए एक अलग से क्लास लूंगा, उस तब तक ये समझो कि इन शॉर्ट कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, ठीक है। और इतना याद रखना भी सफिशिएंट है, इवन मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना याद रख के भी एक बार सीएमए के एग्जाम देने जाओ तो आप लोगों के मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या था? डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मीनिंग ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या था? एक्सपेंसेस जो बीएनपी की इनकम में लेस नहीं होंगे या फिर नहीं होते। ऐसे एक्सपेंसेस जो बीएनपी की इनकम में लेस नहीं होते। तो ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? हमने डिटेल बनाई थी इनकी। पर्सनल एक्सपेंसेस, जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, मतलब रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, मींस रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिसअलाउड। वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिसअलाउड। चलो इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है सैलरी पेड टू प्रोप्राइटर सन, सैलरी पेड टू प्रोप्राइटर सन who looks after business। प्रोप्राइटर ने अपने बेटे को सैलरी दी है जो उसके बिजनेस की देखरेख करता है। तो ये सैलरी अलाउड होगी या डिसअलाउड? सैलरी पेड टू प्रोप्राइटर सन who often looks after business, allowed or disallowed? Instagram, allowed or disallowed? This will be allowed. This will be allowed. अलाउड क्यों? क्योंकि जो बिजनेस के लिए है। अब आप बोलोगे बिजनेस के लिए है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर who is properly engaged in business। ये अलाउड होंगे या डिसअलाउड होंगे? ये अलाउड होंगे या डिसअलाउड? ये होंगे डिसअलाउड। अब दोनों में फर्क क्या है? अब आप बोलोगे अपने बेटे को दे रहा। चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल।
डिनर एक्सपेंसेस ऑफ हिज सन्स फ्रेंड, ये अलाउड है डिसअलाउड? ये है डिसअलाउड। तो अब लॉजिक क्या निकल रहा है, 3 पॉइंट करें, तीनों पॉइंट। अगर प्रोप्राइटर है, अगर कोई प्रोप्राइटर है तो वो चाहे बिजनेस में हो या नहीं हो, उसकी सैलरी तो हमेशा मतलब प्रोप्राइटर डायरेक्टली जो भी बिजनेस से रिसीव कर रहा है या बिजनेस को दे रहा है, जो कुछ भी है वो सब डिसअलाउड हो गया। चलो एक बात समझ में आ गई, मतलब प्रोप्राइटर अगर डायरेक्टली कुछ भी कर रहा तो ठीक है। प्रोप्राइटर उसकी फैमिली में से किसी को भी, फैमिली में से किसी को भी अगर बिजनेस के लिए कुछ दे रहा है, बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस की देख रेख के लिए या बिजनेस में काम करने के लिए कुछ भी पे कर रहा है, तो वो कंप्लीटली क्या होंगे, अलाउड। बट अगर उसके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, जैसे अपने बेटे के फ्रेंड्स को पार्टी दे रहा है या ऐसा कुछ भी है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी क्या होंगे, डिसअलाउड। तो द पॉइंट इज प्रोप्राइटर से रिलेटेड जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सारे डिसअलाउड। प्रोप्राइटर का नाम आ जाता है, प्रोप्राइटर का नाम आ जाता है, अगर किसी प्रोप्राइटर का नाम आ जाता है तब तो वो वैसे ही डिसअलाउड है। पर अगर प्रोप्राइटर अपने किसी फैमिली मेंबर को दे रहा है तो चेक कर लो, बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड और नहीं है तो डिसअलाउड। चलो फिर तो देखो, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अदर हेड्स, किसी भी अदर हेड के एक्सपेंस हमेशा डिसअलाउड होंगे। वैसे कैपिटल एक्सपेंस हमेशा डिसअलाउड होते हैं, उन पर लगा हुआ उन पर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और स्किल डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और स्किल डेवलपमेंट, ये 150% अलाउड होते हैं। और बाकी इनके अलावा कोई भी डोनेशन होगा तो कंप्लीटली डिसअलाउड हो जाएगा। फिर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस इन होम, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, अगर आप खुद से कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस कर रहे हो, अगर आप खुद से कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो क्या होंगे, अलाउड होंगे। अलाउड क्या होंगे, मटेरियल अलाउड क्या होंगे, एमएमएस आपको बहुत अच्छे समझाया था, मटेरियल मशीन में ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस, मशीन में ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस अदर देन लैंड, और सैलरी और पेमेंट टू रिसर्च ऑफिसर। एमएमएस म्हणजे मटेरियल, मशीन और सैलरी, इससे कि याद रह जाएगा आप लोगों को। एमएमएस का मतलब क्या हो गया, मटेरियल, मशीन और सैलरी। ठीक है, ये तो आपको आराम से याद रह जाएंगे। तो मटेरियल, मशीन म्हणजे ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस अदर देन सैलरी, ठीक, अदर देन लैंड और सैलरी। और ये सारे एक्सपेंसेस कब के हैं, ये सारे एक्सपेंसेस कब के हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के प्रीसीडिंग 3 इयर्स में जो आपने इनकट किए। तो उसमें से एमएमएस मटेरियल, मशीन मतलब ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस अदर देन लैंड और सैलरी, ये तो अलाउड होते हैं, बाकी सारे डिसअलाउड होते हैं। ओके, फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑलवेज डिसअलाउड, फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑलवेज डिसअलाउड। पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर कोई पेमेंट करते हो वो भी ऑलवेज क्या होगा, डिसअलाउड। पेमेंट ओवर 10,000, अगर आप एक दिन में किसी एक ही बंदे को 10,000 से ज्यादा, एक दिन में एक ही बंदे को 10,000 से ज्यादा कैश या बेरर चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तो पूरा का पूरा पेमेंट डिसअलाउड होगा। 10,000 तक सब कुछ अलाउड है, पर 10,000 एक रुपया होते हैं, पूरे 10,000 एक डिसअलाउड है। रिलेटिव को पेमेंट करने पर, अगर किसी रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो तो इन दैट केस मार्केट वैल्यू तक तो अलाउड है, और मार्केट वैल्यू से ऊपर क्या होगा, डिसअलाउड। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से माल खरीदा जिसकी मार्केट वैल्यू थी 80,000, आपने दिए 1 लाख, तो 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। फिर कंपेंसेशन टू ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कंपेंसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट तो 1/5 अलाउड, 4/5 डिसअलाउड, 1/5 अलाउड और 4/5 डिसअलाउड।
1/5 अलाउड, वो भी किसकी बात चल रही है, आई रिपीट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट इक्वल होता है रिट्रेंचमेंट। दोनों में फर्क क्या है, वॉलेंट्री में वो खुद की इच्छा से गया, रिट्रेंचमेंट में आपने निकाल दिया। तो अगर आपने निकाला है और वो बिजनेस के फेवर में है, आपने निकाला है और वो बिजनेस के फेवर में है, तो इन दैट केस वो पूरा का पूरा क्या होगा, अलाउड। और अगर बिजनेस के फेवर में नहीं है तो पूरा डिसअलाउड। तो कंपेंसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट 1/5 अलाउड, 4/5 डिसअलाउड। बट रिटेंचमेंट है तो बिजनेस के फेवर में चेक कर लो, बिजनेस के फेवर में है तो अलाउड और नहीं तो डिसअलाउड। ओके, फिर नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जनरली ये डिसअलाउड होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, डिसअलाउड। बट इफ पेड टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन देन अलाउड। देखो, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, बस, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इन दैट केस वो क्या होगा, डिसअलाउड। बट अगर ये लिखा हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस पेड टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या हो जाएंगे, अलाउड। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अभी एमकॉम में टॉपिक काफी चल भी रहा है डीटी के अंदर, पेमेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। तो पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस विल बी कंप्लीटली डिसअलाउड। मतलब किस किस को, एक तो नॉन रेजिडेंट को और दूसरा आउट ऑफ इंडिया। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो या आउट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहे हो, आप किसको पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो या आउट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहे हो बिना टीडीएस काटे, तो वो पूरा पूरा डिसअलाउड होगा। कुछ दिमाग लगाने, मतलब कुछ सोचना भी नहीं है। दैट मीन्स नॉन रेजिडेंट को आउट ऑफ इंडिया पेमेंट करने पर आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है, कुछ भी पेमेंट हो। टीडीएस की रेट्स भी स्पेसिफाई कर रखी है, तो वो आपको टीडीएस काटना कंपलसरी, मतलब कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड, इवन दो सैलरी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, सब पे टीडीएस कटेगा। बट इंडिया के अंदर अगर आप बिना टीडीएस काटे पेमेंट करते हो, अब इंडिया के अंदर टीडीएस किस पर काटना कंपलसरी होता है, इंडिया के अंदर पहला तो अगर आप फर्म या कंपनी हो तो सब पे, सॉरी मतलब हमेशा, और इंडिविजुअल हो तो कब काटना होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ में ऑडिट के लिए लाइबल होने पर। अगर आप लाइबल फॉर ऑडिट हो तो आपको टीडीएस काटना होता है। तो बात क्या चल रही है, पेमेंट इन इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अब इंडिया में ऐसे कौन कौन से पेमेंट है, तो इंटरेस्ट हो गया, ऑडिट फीस हो गई, प्रोफेशनल फीस हो गई, लॉटरी हो गई। तो ऐसी जो चीजें हैं जिन पे टीडीएस काटना चाहिए और गलती से आपने नहीं काटा या आपने काटा ही नहीं है, तो पेमेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस ऑन विच टीडीएस शुड बी डिडक्टेड, लाइन के लिखी हुई है, सब पे नहीं, ऑन विच टीडीएस शुड बी डिडक्टेड, जिसपे टीडीएस काटना जरूरी था। तो अगर आपने नहीं काटा है तो वो अमाउंट कितनी डिसअलाउड होगी, पूरी 100% नहीं, केवल 30% डिसअलाउड होगी। तो देखो, नॉन रेजिडेंट और आउट ऑफ इंडिया में तो कंप्लीटली डिसअलाउड, नॉन रेजिडेंट और आउट ऑफ इंडिया में कंप्लीटली डिसअलाउड। बट इंडिया के अंदर 30% डिसअलाउड। ओके, फिर एक्सपेंसेस ऑन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, एक्सपेंसेस ऑन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। तो इसमें अलाउड कितना होता है, इस पॉइंट के अंदर अलाउड अमाउंट कितनी होती है, टोटल एक्सपेंसेस जो भी आपने इनकर्ड किए वो, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपए खर्च किए हैं 10 साल के लिए, तो 20 डिवाइड बाय 10, 2,000 रुपए हर साल अलाउड होंगे। तो जैसा डेप्रिसिएशन करते हैं ना हम लोग, डेप्रिसिएशन वैसा ही।
बीकॉम वाले एमकॉम वाले नंबर ऑफ ईयर डायरेक्ट जो देर के वो ले लो। सीएमए वाले प्रोफेशनल वालों को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ईयर स्टार्ट करते हैं। तो देखो कब से कब तक सीएमए वाले खासकर ध्यान रखना, डेट ऑफ परचेज या यूज से स्टार्ट करना है। डेट ऑफ परचेज या यूज या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो बाद में हो वहां से स्टार्ट करना है और एक्सपायरी डेट पे खत्म कर देना है। एक्सपायरी डेट कैसे समझना, जैसे आपने 17-18 में टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस परचेज किया 10 इयर्स का, तो इस 10 इयर्स के बाद अब चाहे आप इसको यूज मत करो, यूज लो नहीं लो पड़ा रखो कुछ भी कर लो, 10 साल मतलब 26-27 में ये एक्सपायर हो जाएगा, 26-27 में ये एक्सपायर होगा, ये श्योर है। जैसे आप घर पे सिंपल देखो ना, आप घर पे कोई चीज लेके आते हो जिसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2020 में है, आप मई 2020 में खरीद रहे हो, उस पर 9 महीने लिखे हुए हैं, तो अब क्या आपके अभी यूज लेने से अभी मई में, तो वहां से 9 महीने गिनोगे, जनवरी से 9 महीने गिनोगे, तो ऑब्वियसली जनवरी से 9 महीने उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स है कि वो सितंबर में एक्सपायर होगा। उसकी एक्सपायरी डेट हमारे यूज या पेमेंट से नहीं मैटर करती है, तो जैसे ही परचेज किया तो उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स हो जाती है। आई बात समझे, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड एक्सपायरी डेट, क्योंकि एक्सपायरी डेट हमेशा प्री डिसाइडेड होती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती किसी दूसरे रीजन से। ओके, और इसके सीएमए के लिए हम लोग एक अलग से प्रॉपर क्लास लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो देखो साइंटिफिक प्रोविजन रिजर्व, कोई भी प्रोविजन रिजर्व का कभी एक्चुअल पेमेंट होता है क्या? नहीं, तो कोई भी प्रोविजन रिजर्व एक्चुअल पेमेंट होता ही नहीं है। प्रोविजन से अगर सोचो, हम लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब इतनी बैड डेट्स हो सकती है, इतनी बैड डेट्स हुई ऐसा थोड़ी ना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ओके, चलो इसके बाद में आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर देन बिजनेस कमीशन। तो अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की बात चल रही है इनकम की नहीं, तो वो कंप्लीटली क्या होगा, डिसअलाउड, कंप्लीटली क्या होगा, डिसअलाउड। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आईएमपी टॉपिक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या सीन है, अलाउड अमाउंट कैसे निकलेगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ एसेट्स, एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ एसेट्स, दोनों में से जो कम होगा उसका 1/5 ऑफ लोअर अमाउंट। एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ एसेट्स, एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ एसेट्स, दोनों में से जो भी कम होगा उसका 1/5, दोनों से जो कम होगा उसका भी क्या लेना है, 1/5 लेना है। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का ध्यान रखो, एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी वो हमेशा डिसअलाउड होगा। ठीक है, जैसे लोकदल या लोकसभा, सॉरी लोकदल आता है एक न्यूज़पेपर, एक और आता है कोई न्यूज़पेपर पॉलिटिकल पार्टी का, तो ऐसे न्यूज़पेपर या उनकी मैगजीन्स के अंदर अगर आप कोई भी एडवर्टीज दे रहे हो तो इन दैट केस वो कंप्लीटली क्या होगा, डिसअलाउड। ठीक है, और ऑल अदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इंक्लूडिंग सैलरीज एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1 लाख, जिसमें से 60,000 रुपीज
उस काम में एंगेज्ड वर्कर्स की सैलरी थी। तो हो सकता है, देखो अब हुआ क्या, मैंने एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैम्पलेट छपवाए, और वो पैम्पलेट मैंने 3 जनों के थ्रू हर घर में डलवाए, 3 लड़कों के थ्रू, समझना मेरी बात को। मैंने पैम्पलेट छपवाए, वो पैम्पलेट 3 लड़कों के थ्रू, 3 लड़कों के थ्रू मैंने हर घर में डलवाए। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस होगा क्या, तो वो उन लड़कों की सैलरी और पैम्पलेट का जो खर्चा हो, जो कुछ भी है, वो सब मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस गिना जाएगा, वो सैलरी हेड नहीं गिना जाएगा मेरा। समझो बात को, वापस सुनना। मैंने पैम्पलेट छपवाए, 3 लड़कों की मदद से मैंने ब्यावर के हर घर में उनको डलवाए कि हाँ तुम लोग हर घर में तुम डाल के आओ, ठीक है। तो इन दैट केस उन 3 लड़कों को जो मैं सैलरी दूंगा, वो मेरे लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही मानी जाएगी। मैं ये नहीं लिख सकता सैलरी पेड टू वर्कर्स, ऐसा नहीं, मेरे लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का ही पार्ट होगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो देखो, तो पॉलिटिकल पार्टी को जो भी एडवर्टीजमेंट दोगे वो पूरा डिसअलाउड है। उसके अलावा कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होगा हमेशा क्या माना जाएगा, अलाउड माना जाएगा। फिर डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, परक्यूजिट टैक्स विल बी डिसअलाउड। डिसअलाउड क्या होगा, पेमेंट, एडवांस पेमेंट, इंटरेस्ट रिलेटेड टू देम। तो कोई भी डायरेक्ट टैक्स हो, उसका पेमेंट हो, उसका एडवांस पेमेंट हो, और उससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट हो। अब रिलेटेड इंटरेस्ट का मतलब मैं पेनल्टी नहीं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ रहे हो कि मैंने लेट पेमेंट करा उसके कारण इंटरेस्ट, नहीं, वो तो है ही है। उसके अलावा जैसे मैंने मैंने इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए किसी से लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनकम टैक्स था 1 लाख का, तो मैंने 1 लाख का पेमेंट करने के लिए किसी से लोन लिया, उस लोन पे जो इंटरेस्ट चुकाऊंगा मैं, वो भी डिसअलाउड माना जाएगा। तो रिलेटेड इंटरेस्ट का मतलब, अगर इनकम टैक्स के लेट पेमेंट कर रहे हो तो उसका तो इंटरेस्ट ही है, उसके साथ साथ इन टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन का इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, आगे। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना है, इसके अलावा अदर लीगल एक्सपेंसेस लाइक अपील के एक्सपेंसेस हो गए, अपील के एक्सपेंसेस, पेमेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर असेसमेंट, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, हमेशा अलाउड होंगे। अदर लीगल एक्सपेंसेस लाइक अपील एक्सपेंसेस, पेमेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये जो एक्सपेंस होते हैं, जो लीगल एक्सपेंसेस है, वो हमेशा अलाउड होंगे। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड हमेशा डिसअलाउड इनकम माना जाता है। इनकम टैक्स रिफंड हमेशा क्या माना जाता है, डिसअलाउड इनकम। ओके, तो भाई डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड हमने क्या समझा, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हमने क्या समझा, पेमेंट, एडवांस पेमेंट और इंटरेस्ट, ये तो डिसअलाउड होंगे। एंड अगर शॉर्ट में बोलूं, ऑल अदर एक्सपेंसेस हमेशा अलाउड होंगे। एक बात समझ में? okay. फिर लेबर वेलफेयर ट्रस्ट, देखो एक बात समझना, दो बात हो गई यहाँ पे। एक आपके लिखा हुआ आ सकता है लेबर वेलफेयर ट्रस्ट, और एक आपके लिखा हुआ आ सकता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस तो हमेशा अलाउड होंगे, बट ये जो लेबर वेलफेयर ट्रस्ट है, लेबर वेलफेयर ट्रस्ट है, देखो एक तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस अगर लिखा हुआ जाता है हमेशा अलाउड है। ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब एक लॉन्ग टर्म चीज हो गई, लॉन्ग टर्म चीज का मतलब हो गया कैपिटल एक्सपेंसेस। तो सिंपल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ट्रस्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू दिस ट्रस्ट विल बी डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं।
तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस प्लस कंट्रीब्यूशन जो कुछ भी दिया आपने लेबर वेलफेयर ट्रस्ट को, वो हमेशा क्या होगा, डिसअलाउड। बट अगर केवल लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है तो वो क्या माने जाएंगे, अलाउड। ठीक है, तो देखो हमने अगर शॉर्ट में पॉइंट्स, अब देखो मैंने पॉइंट्स और डिटेल अलग अलग क्यों लिखा है, आप लोग केवल इन पॉइंट्स को याद रख लो, जो आपके नेम्स है ना उन नेम को याद रख लो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 2 बार भी डिटेल पढ़ी हुई है तो आपको डिटेल ऑटोमेटिक याद रहेगी, अगर आपको नाम याद है तो। दैट्स वाई मैंने नाम लिखवाया, आपको बेसिकली 19 नाम याद रखने हैं, डिटेल ऑटोमेटिक याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इसको डिटेल को 2 बार रीड आउट किया, केवल रीड आउट, याद करने की भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो क्या क्या था, पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रिलेटेड टू अदर हेड्स, कैपिटल एक्सपेंसेस, डोनेशन, फिर इन होम साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, फाइन्स पेनल्टीज, इलीगल एक्सपेंसेस जो स्टेचुरी होते हैं, फिर पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, पेमेंट ओवर 10,000, पेमेंट टू रिलेटिव, कंपेंसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। फिर बिना टीडीएस काटे अगर आउट ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो तो कंप्लीटली डिसअलाउड है, बट इंडिया में दे रहे हो जिसपे टीडीएस काटना चाहिए, नहीं काटता है तो 30% डिसअलाउड है। ऐसे एक्सपेंसेस मेनली इंटरेस्ट एंड ऑडिट फीस एंड प्रोफेशनल फीस। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, सिंपल अलाउड एक्सपेंस, अलाउड अमाउंट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी हैं। फिर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स हमेशा डिसअलाउड होंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर देन बिजनेस कमीशन, ठीक है, वो भी क्या होंगे, कंप्लीटली डिसअलाउड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड अमाउंट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस और एसेट्स की कॉस्ट का 5%, दोनों में से जो कम होगा उसका भी 1/5 अलाउड होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो पॉलिटिकल पार्टी वो डिसअलाउड है, बाकी अदर जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है हमेशा अलाउड है। फिर डायरेक्ट टैक्सेस, फिर डायरेक्ट टैक्सेस, तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस इसको हमने 2 पार्ट में बांट देते हैं। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस है इनका पेमेंट, एडवांस पेमेंट और इनसे रिलेटेड इंटरेस्ट, ये तो होंगे डिसअलाउड। और अदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्यों होंगे, अलाउड। ओके, फिर लेबर वेलफेयर ट्रस्ट, लेबर वेलफेयर ट्रस्ट, तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस तो अलाउड है बट ट्रस्ट, उसका एस्टेब्लिशमेंट, कंट्रीब्यूशन सब डिसअलाउड है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिसअलाउड इनकम। इनकम के लिए इतना ध्यान रखो, जिन जिन के दूसरे हेड बने हुए हैं वो सारी की सारी इनकम डिसअलाउड। फॉर एग्जांपल देखो, सैलरी रिसीव्ड, तो ये किसमें जाएगी, सैलरी हेड में, तो बीएनपी में डिसअलाउड। इनकम या रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये किसमें जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, तो बीएनपी में डिसअलाउड। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या एनी काइंड ऑफ कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस, ये किसमें जाएंगे, कैपिटल गेन में, तो बीएनपी में डिसअलाउड। कोई भी कैजुअल इनकम हो, कोई भी कैजुअल इनकम लाइक विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी वगैरह, ये किसमें जाएंगे, अदर सोर्सेज में, तो यहाँ डिसअलाउड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी किसमें जाएंगे, अदर सोर्सेज में, तो यहाँ डिसअलाउड। प्रोसीड फ्रॉम इंडोमेंट पॉलिसी पर्सनल होता है, तो क्या हो गया, डिसअलाउड। आई बात समझ में। तो जो जो इनकम किसी दूसरे हेड में जाती है वो सारी की सारी क्या होती है, डिसअलाउड। इसके अलावा कुछ ध्यान रखने लिए नोट थे, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, तो देखो बैड डेब्ट्स, लॉस बाय थेफ्ट, फेस्टिवल एक्सपेंसेस जैसे न्यू ईयर एक्सपेंसेस, दिवाली एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, अलाउड। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होते हैं, अलाउड। अगर कोई अब ये बोल ही दे कि भाई न्यू ईयर एक्सपेंसेस विद फैमिली, तो पर्सनल के डिसअलाउड, बट बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, अलाउड। बैड डेब्ट्स ही कौन सी, रिलेटेड टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, समझना बात को, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और किसी स्टूडेंट की फीस डूब जाती है, किसी स्टूडेंट की फीस डूब जाती है, तो वो मेरे बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ, वो मेरे लिए बैड डेब्ट्स बन जाएगी।
तो अब वहीं पे मैंने मैंने इसको इसको रिनोवेट कराने के लिए ट्यूशन क्लासेस को रिनोवेट कराने के लिए किसी को 10,000 रुपए दिए एडवांस, और वो बंदा 10,000 रुपए लेके भाग गया, तो वो मेरे लिए बैड डेब्ट्स नहीं माननी चाहिए, वो मेरे लिए बैड डेब्ट्स नहीं मानी जाएगी। तो ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब कि ट्यूशन पढ़ा तो ट्यूशन की ही होगी, अब दूसरा उसका रिनोवेशन वगैरह ये सब नहीं अलाउ होंगे। ओके, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एंड कस्टम ड्यूटी रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एंड कस्टम ड्यूटी रिकवर्ड नॉर्मली अलाउड है, बाय डिफॉल्ट अलाउड है, बट इफ अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउड, तो उसको क्या मान लेंगे, डिसअलाउड। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लें, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपको दे रखी है 20,000 एंड रुपीज 15,000 was not allowed as bad debts in earlier years। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है 20,000 की, 15,000 was not allowed as bad debts in earlier years, इसको क्या करोगे अब आप लोग, यहाँ पे डिसअलाउड कितने होंगे और अलाउड कितने होंगे, ओके 15,000 डिसअलाउड, 15,000 डिसअलाउड और बच्चे हुए 5,000 अलाउड। ओके डन, चलो नेक्स्ट, इसके बाद में मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश, मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश इज नॉट अलाउड एंड इट्स अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अगर आप मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में देते हो तो वो क्या माना जाएगा, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में देते हो तो वो क्या होगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। फिर goods withdrawn for personal use, goods withdrawn for personal use up to cost allowed income और above cost disallowed income। जैसे एग्जांपल समझते हैं, किसी गुड्स की कॉस्ट 50,000 थी, मार्केट वैल्यू 70,000 है, रिकॉर्डेड इन बुक्स केवल 40,000 है, तो देखो मार्केट वैल्यू का यहाँ यूज है नहीं, या किसका काम है, केवल कॉस्ट का। तो अगर आपने गुड्स विड्रॉ की है पर्सनल यूज के लिए, तो ये बोल रहा है कि ऐसा गुड्स जिसकी 50,000 है वैल्यू है, सॉरी 50,000 कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 75,000 है, उसको पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया, उसको अपने बुक्स में 40,000 लिखे हैं, तो कॉस्ट कितनी, 50,000 लिखे कितने, 40,000, तो 10,000 रुपए और क्या कर देंगे, अलाउड। उल्टा लेते हैं, कॉस्ट 50,000 थी, रिकॉर्ड किया 65,000, तो 15,000 लिख दिए, तो 15,000 क्या कर देंगे, डिसअलाउड। मतलब कॉस्ट तक की अमाउंट अलाउड है, कम लिखा तो और अलाउड करो, ज्यादा लिख दिया तो डिसअलाउड कर दो, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड पेटेंट अप टू कॉस्ट अलाउड इनकम है, मतलब आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च में काम आ रही मशीन को बेच दिया या किसी पेटेंट को सेल कर दिया, तो कॉस्ट तक की अमाउंट तो बीएनपी में अलाउड है, और उससे ऊपर की जो भी प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ओके चलिए, तो इसके साथ में सारे पॉइंट खत्म हुए। कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, गुड बाय।